सो हेलो बच्चा, वेलकम बैक। बच्चा यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किनेमैटिक्स में जितने भी सवाल पूछे गए थे, टू बी प्रिसाइज 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे अप्रैल अटेम्प्ट में। तो हम लोग हर एक सवाल को यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। इसका जो प्रिंटेबल फॉर्मेट, इस प्रकार का फॉर्मेट का आपका जो क्वेश्चन पीडीएफ है विद द आंसर की, ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कहां प्रोवाइड किया जाएगा, तो दो जगह आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहला जगह है हमारा ये टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो उसको जरूर से ज्वाइन करके रखें। आपको वहीं पे ये सारे पीडीएफ भी शेयर किया जाएंगे। इसके अलावा ये हमारे एडनिटी एप्लीकेशन पे भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप दोनों जगह से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट यहां पे क्या है कि भैया सिर्फ और सिर्फ आपसे 2023 अप्रैल में ही किनेमैटिक्स से सवाल नहीं पूछे गए थे। आपसे सवाल पूछने को तो बच्चा 2020 में भी पूछे गए थे, 21 में पूछे गए थे, जून अटेम्प्ट, जुलाई अटेम्प्ट ऑफ 2022, और इसके अलावा 2023 में भी आपको 2 अटेम्प्ट हुए थे, एक जनवरी में और एक अप्रैल अभी जो चल रहा है। तो हमने ये सभी कुछ सॉल्व किया है, एवरी सिंगल क्वेश्चंस, एक भी सवाल आपका छोड़ा नहीं गया है, सभी का प्रॉपर वीडियो डिस्कशन है। और ये जो आपका प्लेलिस्ट है ना, ये जो आपका प्लेलिस्ट है किनेमैटिक्स का, इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी प्रकार से हर चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ताकि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से यहां से समझ के कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं उसको सीख के आगे बढ़ते चले, राइट। क्योंकि टेक्स्ट सॉल्यूशन से आपको उतना क्लैरिटी नहीं मिलेगा जितना आपको इस तरीके के वीडियो डिस्कशन से मिलने वाला है। चैनल पे नए हैं तो ज्वाइन करके रखिए और सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये रहा आपका अप्रैल अटेम्प्ट का पहला सवाल किनेमैटिक्स का। 6-1 का क्या मतलब है कि भैया ये 6 तारीख को पूछा गया था और शिफ्ट 1 में पूछा गया था, ठीक है। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का आपका ये सवाल है। सवाल में आपसे कहता है, पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ. When the particle turns by an angle of 90 degrees, the ratio of instantaneous velocity to its average velocity is this much. तो हमसे x की वैल्यू यहां पे पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटीजर टाइप क्वेश्चन को ही सिंगल करेक्ट में कन्वर्ट करके आपको बनाया गया है, राइट। सो बेसिकली क्या कह रहा है, हमसे सवाल में कहता है कि भैया पार्टिकल आप मान लीजिए कि पहले इस प्रकार से था और अब वो 90 डिग्री घूम चुका है, 90 डिग्री घूम चुका है। सो पहले पार्टिकल तकरीबन ए पॉइंट पे था और फिर पार्टिकल आपका बी पॉइंट पे था, ठीक है। वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, यानी कि अगर उसकी स्पीड यहाँ पे v थी तो उसकी स्पीड यहाँ पे भी v ही होगी। अच्छा सर हमसे कहता है रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हमसे जिस रेशियो की बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपॉन योर एवरेज वेलोसिटी। भैया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो v के ही बराबर होगा, हर इंस्टेंट पे इसकी जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो v ही है, तो यहां पे हमने v लिख दिया। और जहां तक बात है एवरेज वेलोसिटी की, तो जनाब एवरेज वेलोसिटी में अपने को डिस्प्लेसमेंट चाहिए रहता है निकालने के लिए। ए से बी का आपको है ना इस सवाल में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा सर, ध्यान से देखिएगा जनाब, ध्यान से देखिएगा। सर अगर मैंने इसको आर बोला, इसको आर बोला, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये यकीनन आपको √2r हो जाएगा। तो सर व्हाट इज योर एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज योर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट। अब ए से लेके बी जाने में इसको कितना समय लगा होगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। भैया यहां पे पाथ कवर्ड बाय टाइम, पाथ कवर्ड बाय स्पीड करना पड़ेगा। पाथ कवर्ड आपको जो है क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है, यानी कि पूरे सर्कल का सरकमफरेंस 2πr होता है, तो यहां से यहां तक का लेंथ आपको हो जाएगा πr/2 डिवाइडेड बाय योर स्पीड। तो स्पीड बेसिकली मेरा फिर ऊपर चला जाएगा, राइट। यहां से आपका r से r खत्म, तो हम इसको देख सकते हैं, ये मेरा 2√2v/π है। ये आपका एवरेज वेलोसिटी है, इसको यहां पे डालो 2√2v और पाई आपका ऊपर चला जाएगा, तो v से v देखिए मेरा मर गया। दिस इज योर पाई डिवाइडेड बाई 2√2। कंपेयर किया तो सर x की वैल्यू 2 निकल के आती है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, आपका असर्शन रीजन है। 2023 में आपको भारी मात्रा में ये वैरायटी पूछी गई थी। इसमें क्या कहता है, पहला असर्शन आपसे क्या है, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री its range is maximum,
ठीक है। तो हालांकि हमसे ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि बॉडी आपको ग्राउंड से फेंका गया है कि किसी टावर से फेंका गया है, लेकिन भैया मेंस का सवाल है तो आप थोड़ा बहुत तो अपने को अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि ये लोग जहां से प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल से ही प्रोजेक्शन कर रहे हैं, कि भैया आपने इस प्रकार से प्रोजेक्शन किया है तो आपको पता होगा कि ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो आपका रेंज मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होता है? अगर ये एंगल थीटा होता तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है अपने पास, दैट इज योर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ग्रेविटी। हाँ जी सर। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि आपका रेंज मैक्सिमम हो जाए, राइट, गिवन योर थ्रोइंग कैपेसिटी हैज अ लिमिट, कि आप यू से ज्यादा तेज फेंक ही नहीं सकते, आप एंगल के साथ खेलना शुरू करोगे। अगर आपको रेंज मैक्सिमम करना है तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। और साइन 2 थीटा 1 का मतलब है कि 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, और यहीं से मेरा निकलता है कि थीटा शुड बी 45 डिग्री। तो ये इसका बेसिकली मैथमेटिकल प्रूफ है। तो ये हमको एक स्टेटमेंट दिया, इसका रीजन कहता है फॉर मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1। सो बेसिकली ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये वाला रीजन भी ट्रू है, और ये रीजन ऊपर वाले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इस लिहाज से अगर हम देखेंगे, सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर 2 फिर सही बैठता है। ठीक है, तो प्रॉपर समझना पड़ेगा आपको कि जो आंसर है वो आंसर बेसिकली है क्यों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं। वहां पे 90 डिग्री घूमा था, यहां पे 120 डिग्री घूम रहा है। क्या कहता है? एज शोन इन द फिगर अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड पाई मीटर्स पर सेकेंड। ठीक बात है, इसका जो स्पीड है वो पाई मीटर्स पर सेकेंड है। कंसिडरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो जनाब इस सवाल में हमसे सिर्फ एवरेज वेलोसिटी ही पूछा है, तो इस सवाल में अपने को बस और बस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करना है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। उसी से ही अपना है ना, अपना एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा सर, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि यहां से यहां की दूरी, ए पॉइंट से बी पॉइंट की मेरी दूरी कितनी है। तो एक काम करते हैं, हालांकि कोई बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, बट स्टिल अगर किसी को कुछ दिक्कत है, कंफ्यूजन है, तो थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा करके बना लीजिए। ये आपका बी पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट है। तो यहां इस प्रकार से है। डिस्प्लेसमेंट का यहां पे मतलब है ये वाला अपने को ग्रीन वाली लेंथ चाहिए। ठीक बात है सर। यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, अगर मैं ओ पॉइंट से इस ग्रीन लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो अपने को दिखाई देना चाहिए ये रेडियस आर है, ये टोटल एंगल 120 डिग्रीज था। तो बाय सिमेट्री हमको दिख रहा है कि ये वाला एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो जनाब ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? आपको दिख रहा है कि ये वाली लेंथ आपको कितनी हो जाएगी? प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। ये आर है तो ये वाला आर कॉस 60 डिग्री और ये वाला आर साइन 60 डिग्रीज है, आर साइन 60 डिग्रीज। तो क्या ए से बी का डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ रहा है कि वो 2r, क्योंकि फिर ये भी आर साइन 60 डिग्री होगा, तो 2r साइन 60 डिग्री बोले तो √3/2 डिवाइडेड बाई टाइम। अब सवाल उठता है कितना टाइम लगा है ए से बी तक जाने में, तो पाथ कवर्ड चाहिए रहेगा, पाथ कवर्ड चाहिए रहेगा। ध्यान से मेरी बात को देखना है ना, ध्यान से समझना। ये 120 डिग्रीज है तो बाकी बचा बेसिकली आपका 240 डिग्रीज है। आप ऐसा समझो कि मैं यहाँ पे अगर एक और ऐसा 120 डिग्री का हिस्सा बना देता और यहाँ पे एक और ऐसा 120 डिग्री का हिस्सा बना देता, तो आपको दिख नहीं रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो पूरे सर्कल का 1/3 है, 1/3 है, 1/3 है। यानी कि जो टाइम टेकन होगा दैट इज पाथ लेंथ विच इज सरकमफ्रेंस बाई 3 डिवाइडेड बाई जो इसका स्पीड था ए से बी तक जाने का, इसका स्पीड जो है वो पाई मीटर्स पर सेकेंड है। तो यहाँ पे नीचे में पाई, ये आपको दिया कि कितना समय आपको लगा था पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने को। पाई से पाई आपका मरा, दिस इज योर 2r/3।
इस चीज़ को यहाँ पे आप डालोगे, दिस इज योर 2r/3, तो आप देखेंगे कि आपका r 2r से 2r जो है वो मरेगा एंड दिस बिकम्स योर 3√3/2, बोले तो 1.5√3। एंड यस वी डू हैव दिस ऑप्शन, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4th। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट निकालिए, फिर टाइम निकालिए और काम खत्म है आपका। हाँ, अब यही वो सवाल है जिसको देख के आपको तो मतलब दुख हुआ कि नहीं, लेकिन ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए, है ना। अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद अ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड along x direction and accelerates uniformly at 2 meters per second square. Time taken by the particle to reach the velocity this much. तो यही है कि ऐसे सवाल अगर ना पूछते तो थोड़ा सा अच्छा लगता, लेकिन अभी ठीक है, हमारे हाथ में है नहीं। सो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, v पता है और आपको एक्सेलरेशन पता है। सो 50/2 यानी कि 25 सेकेंड आपसे यहाँ पे निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे आपको अप्रैल अटेम्प्ट में देखने के लिए मिल सकते हैं, जनवरी में फिर भी थोड़े से कम आपको दिखे होंगे। अच्छा, अगेन क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले को टेस्ट कर रहा है। सवाल का एजेंडा भी समझिए, ये आपको एक तो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है और आपके फॉर्मूले को खाली टेस्ट कर रहा है। 2 projectiles A and B are thrown with initial velocities 40 and 60s at an angle of 30 and 60s with the horizontal. The ratio of their ranges are respectively how much? So range जो अपना होता है that is u square sin 2 theta divided by gravity। दोनों ही केसेस में आपका ग्रेविटी तो जी ही रहने वाला है, वो कांस्टेंट है। दोनों का स्पीड और एंगल थीटा अलग अलग है। सो हम कह सकते हैं कि सर रेंज का जो डिपेंडेंसी है वो मेरे लिए इस प्रश्न में u स्क्वायर साइन 2 थीटा पे है। तो हम यहाँ पे कहेंगे भैया RA/RB, हम यहाँ पे चुपचाप रेशियो ही निकाल देंगे। सो वेलोसिटी का भी रेशियो हो जाएगा। सो 40/60 का होल स्क्वायर कर सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 थीटा का भी रेशियो करना पड़ेगा। तो साइन ट्वाइस ऑफ 30 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ट्वाइस ऑफ 60 डिग्रीज बोले तो 120 डिग्रीज। अगर तुम केयरफुली देखो तो साइन 60 और साइन 120 की वैल्यू बराबर आएगी, वो सेम टू सेम होएगी। क्यों सर? क्योंकि हम साइन 120 डिग्री को लिख सकते थे साइन 180 माइनस 60 विच इज नथिंग बट साइन 60 डिग्री ओनली। सो ये और ये बेसिकली सेम टू सेम है। यहाँ पे शून्य और शून्य आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2 होता, ये 3 होता, इसका स्क्वायर करते तो 4/9 होता। सो सवाल में ऐसा कुछ है नहीं, बस आपके फॉर्मूले और रेशियो का ध्यान रखना है कि आपसे RA/RB पूछा है, ना कि RB/RA। द रेशियो ऑफ देयर रेंजेस रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि अगर पहले A बोला था तो आप भी यहाँ पे रेशियो में पहले A लेंगे। ठीक, अच्छा, और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पहुंच गया क्या आपने? कोई स्किप तो नहीं हो गया? अच्छा, जल्दी 6 पहुंच गए। देखिए 6 जो सवाल है इसको करने का 2 तरीका है। सवाल को पहले आप भी पढ़ सकते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? द ट्राजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय दिस मच, है ना। सो आप सभी को पता है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री आपने भी पढ़ा है। उसमें क्या सीखते हैं आप? उसमें आप सीखते हैं कि भैया अगर कोई प्रोजेक्टाइल है जिसको आपने प्रोजेक्ट किया है ग्राउंड लेवल से, इसकी इनिशियल स्पीड u है, एंगल थीटा है, तो आपको ये जो पाथ लेता है ये पैराबोलिक पाथ होता है और इस पाथ का एक इक्वेशन होता है। इस पाथ का एक इक्वेशन होता है x tan थीटा माइनस योर gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हो। हमको दिया है y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20। हमसे पूछा है द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई द प्रोजेक्टाइल। सही बात है, हमसे पूछ रहा है कि भैया ये वाली हाइट कितनी है जो उसने अचीव करी है। अच्छी बात है सर। जो इसका स्मार्ट तरीका होता कि आप इस बात को समझते कि भैया आपको y वर्सेस x का ग्राफ दिया है, उस ग्राफ का आपको इक्वेशन दिया है। मैक्सिमम हाइट पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपका ये जो टेंजेंट है यानी कि जो आपका स्लोप है, यानी कि आपका जो dy/dx है वो हॉरिजॉन्टल है, बोले तो 0 है। तो मुद्दा ये था कि h max पे स्लोप 0 था, तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर देते हैं। लेफ्ट साइड में dy/dx लिखो, राइट साइड में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 - 2x/20 आता, और इसको 0 के बराबर कर दो।
क्योंकि एच मैक्स पे स्लोप 0 था, और कहीं तो देखो स्लोप 0 आएगा ही नहीं और किसी पॉइंट पे। अच्छा सर, तो सर हम यहां से देख पा रहे थे कि यहां से ना सर x की जो वैल्यू निकल के आ रही है, देखिएगा एकदम, x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो मेरे को सर 10 निकल के आ रही है। तो सर हमको ये पता चल गया कि जब एच मैक्स हुआ था, इस एच मैक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो 10 है, तो सर y कोऑर्डिनेट कितना होगा, वो तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ही आ जाएगी। सो y इज इक्वल टू 10 माइनस 10 का स्क्वायर क्या तो 100 बाई 20, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 5। यानी कि सर जो मेरा एच मैक्स आया है वो 5 मीटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 निकल के आया है। ये एक इसका तरीका हो गया। दूसरा तरीका फिर थोड़ा सा लंबा तरीका होता कि भैया आप इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते, आप एंगल थीटा पता करते, आप यू पता करते, फिर आप एच मैक्स का फॉर्मूला लगाते, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। कंपेयर तो कर ही सकते थे ना। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे x के साथ tan थीटा है, यहाँ पे x के साथ 1 है, इसका मतलब हो गया कि सर tan थीटा ही 1 है, इसका मतलब थीटा 45 डिग्रीज था। इसके बाद क्या करोगे, एक्स स्क्वायर के साथ यहां पे लगा पड़ा है 1/20, और यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है आपको g अपॉन दिस एंटायर थिंग। तो करो 1/20 को इसके साथ कंपेयर करो, थीटा पहले से पता था, u निकाल लो। लेकिन ये लंबा मेथड होता, शॉर्ट मेथड क्या है, प्यारा मेथड क्या है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया डिफरेंशिएशन का। अच्छा, Now this was the April attempt controversial question। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी बहुत किया गया था, बट उसके बावजूद मेरे ख्याल से जहां तक मुझे ध्यान में कोई इसकी सुनवाई नहीं हुई। सो आई विल टेल यू बोथ द आंसर्स, जो इसका आंसर होना चाहिए, बट स्टिल क्या एनटीए ने इसका ऑफिशियल आंसर रिटेन रखा। और आप किसी भी लॉजिकल इंस्टीट्यूट का भी अगर आप आंसर की देखेंगे तो उन्होंने वही आंसर दिया जो उसका होना चाहिए था। प्रश्न में आपसे कहता है स्टेटमेंट 1, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि स्टेटमेंट 1 ट्रू या फॉल्स है। Area under velocity time graph gives the distance traveled by the body in a given time। अब देखिए इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपको यहां पे शब्द का प्रयोग किया गया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है दैट इज नथिंग बट योर डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नथिंग बट योर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अगर आपको स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ देगा तो उसका एरिया आपको डिस्टेंस हो जाता, लेकिन यहां वेलोसिटी शब्द कहा गया था, जिस कारण से इस स्टेटमेंट को फॉल्स होना चाहिए था। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर आपके पास कोई भी है तो ये जो चीज आपको देता है दैट इज नथिंग बट योर चेंज इन वेलोसिटी, जो यहां लिखा हुआ था, जो बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको ट्रू है। इस लिहाज से जो इसका एक्चुअली में आंसर होना चाहिए था दैट वाज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ये इसका आंसर होना चाहिए था, ठीक है, ये होना चाहिए था। लेकिन एनटीए ने जो इसका आंसर उस टाइम पे दिया था दैट वाज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 के साथ वो लोग गए थे, ठीक है। सो इसके ऊपर बहुत डिबेट करने से कोई फायदा नहीं है। बच्चों ने उस टाइम पे भी बहुत कोशिश की लेकिन कुछ हुआ नहीं। सो लेट दिस गो, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग आउट द फैक्ट्स कि व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अगर हम 8 की बात करें, अगेन ये आपके सिर्फ फॉर्मूले को ही टेस्ट कर रहा है, कोई इसके अंदर डीप कॉन्सेप्ट या डीप एप्लीकेशन नहीं है। द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर्स। जब एंगल 15 डिग्री है तब रेंज 50 मीटर है। इफ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी, तो भैया यू को सेम रखा गया, बहुत बढ़िया बात, राइट, सेम वेलोसिटी, एंगल एट एन एंगल 45 डिग्री। अब नया रेंज कितना है, तो अगर 45 डिग्री है तो फिर अब रेंज कितना है, तो भैया रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इस प्रश्न में यू भी सेम है, जी भी सेम है, तो रेंज सिर्फ और सिर्फ आपको साइन 2 थीटा पे डिपेंड करता है। तो यहां पे हमको फाइनल रेंज निकालना है, तो हमने बोला R2 बाई R1 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 2 बाई साइन 2 थीटा 1, जहां पे R2 मेरे लिए जो 2 नंबर है वो मेरे लिए फाइनल सिचुएशन था। तो फाइनल हमें निकालना है। इनिशियल हमें रेंज 50 मीटर पता है, फाइनल एंगल आपको पता है 45 डिग्रीज है, तो ट्वाइस करेंगे तो 90 डिग्रीज हो जाएगा, और शुरुआत में एंगल 15 डिग्री था, ट्वाइस किया तो 30 डिग्री हो जाएगा। नाउ यू कैन वेरी वेल सी कि भैया ये वैल्यू तो 1 के बराबर है, ये वैल्यू आपको 1/2 के बराबर है,
1/2 के बराबर है। सो R2 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऊपर चल जाएगा। सो दिस बिकम्स योर 100 मीटर्स। 100 ऑप्शन में है क्या? 8 का 3। क्लियर है एकदम? कुछ इसके अंदर ऐसा बात नहीं है। अच्छा ध्यान से, अब जैसे ये जो सवाल होता है ना, ग्राफिकल क्वेश्चन है। अब देखिए कितनी चालाकी से एनटी ने क्या करा यहाँ पे। एक तो ग्राफिकल क्वेश्चन दिया है, ग्राफिकल क्वेश्चन को रीड करना ऐसे ही बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं। ऊपर से इसमें 5 स्टेटमेंट दिया है और उन 5 में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है वो चुनना है। सो ये काइंड ऑफ मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन ही है, लेकिन उसको घुमा फिरा के सिंगल करेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। राइट? ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग भी है ना ग्राफ को थोड़ा सा साइड में और बड़ा करके बना लेते हैं। तो ये कहानी है 2 बच्चों की। ये कहानी है 2 बच्चों की। 2 बच्चे हैं जो कि अपने अपने स्कूल से, है ना, दोनों सेम ही स्कूल जाते हैं बेसिकली, दोनों स्कूल से अपने घर की ओर जा रहे हैं। ठीक है सर, दोनों स्कूल से अपने घर जा रहे हैं। ये टाइम एक्सिस है और ये आपको पोजीशन है। अब देखिएगा, द पोजीशन टाइम ग्राफ शोज 2 स्टूडेंट्स A and B रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल टू देयर होम्स। अच्छा सर, A lives closer to the school, B lives closer to the school. A takes lesser time to reach home. A तेज चलता है, B तेज चलता है। अब देखिएगा, समय शून्य पे A भाई साहब ने शुरुआत की, लेकिन B भाई साहब ने कुछ देर बाद चलना शुरू किया है। मान लीजिए दिस इज T इक्वल्स टू T0। हो सकता है T0 4 सेकेंड है, यानी कि आप चलना शुरू कर देते हैं और आपके 4 सेकेंड बाद B चलना शुरू करता है स्कूल से। ठीक है, तो ये मतलब हुआ कि ग्राफ यहां से क्यों शुरू हो रहा है। अच्छा, तो दोनों ने शुरू तो किया x इक्वल्स टू 0 से ही, यानी कि दोनों का रेफरेंस सेम ही था, दोनों ने स्कूल से ही शुरू किया। दोनों अपने घर पहुंच गए। A जब घर पहुंचा तो x आप देखिए क्या है। A जब घर पहुंचा तो ये x1 है और B जब घर पहुंचा तो ये x2 है। जाहिर सी बात है कि x2 जो है वो x1 से ज्यादा है। इसका मतलब B भाई साहब घर से दूर रहते थे, तो A lives closer to the school। सही बात है ना, A नजदीक है स्कूल से और B स्कूल से दूर है, तो A वाला सही ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन फिर गलत था, ये स्टेटमेंट गलत था। A ट्रैवल्स फास्टर। देखिए फास्टर का जो नियम है वो तो स्लोप देता है भैया। जो स्लोप होगा x वर्सेस t में जो स्लोप होगा वही तो आपका वेलोसिटी होगा। तो भैया साफ साफ दिख रहा है कि B का जो स्लोप है, जो इसका स्टीपनेस है, ये देखो एंगल क्या मस्त स्टीप है, यानी कि B का स्पीड ज्यादा है, तो B ट्रैवल्स फास्टर और A नहीं। A टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम। अगर तुम यहां ध्यान से देखोगे तो A भैया ने समय शून्य पे शुरू किया और A भैया ने समय, लेट अस डू वन थिंग, इसको बोल दो T1, और A भैया ने T2 टाइम पे अपना जर्नी खत्म किया। तो A भैया को इतना समय लग गया, लेकिन B वाले भाई साहब को अगर तुम देखोगे तो B वाले भाई साहब को बस इतना ही समय लगा, इतू सा समय लगा। तो साफ साफ दिख रहा है ना कि A भाई साहब को बहुत समय लगा है। तो A टेक्स लेसर टाइम ऐसा तो नहीं है, ये तो महापाप स्टेटमेंट था। तो A और E आपका सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 1। तो कहानी है, कहानी को इंटरप्रेट कीजिए तो आंसर आपका आ ही जाएगा। सही बात है। अच्छा ना, ये तो मेरे ख्याल से आपका जो NTA है, JEE मेन से पिछले 2 साल से फेवरेट फॉर्मेट है। कहता है कि अ पर्सन ट्रैवल्स x डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1 एंड डिस्टेंस x विथ वेलोसिटी v2 इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन बोला है, हालांकि आपको फॉर्मेट सेम है, बट स्टिल जब भी कोई ऐसा सवाल पढ़े तो उसके स्टेटमेंट को दोबारा रीड कर ले कि सेम डायरेक्शन बोला है कि नहीं। तो कहता है कि भैया पर्सन जो है x डिस्टेंस ट्रैवल करता है A से B एंड अगेन x ट्रैवल करता है B से C। जब वो A से B ट्रैवल कर रहा था तो उसकी स्पीड v1 थी और B से C ट्रैवल करते वक्त उसकी स्पीड v2 है। तो हमसे पूरे जर्नी का एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन पूछता है। हमसे कहता है कि अगर एवरेज वेलोसिटी v है तो v1 और v2 में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। तो बड़ा सरल सा बात होता है कि एवरेज वेलोसिटी होती है आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो x और x है, यानी कि 2x, और टोटल टाइम क्या लगा होगा, A से B में उसको टाइम लगा है T1 और B से C में उसको टाइम लगा है T2। तो टोटल टाइम होगा जनाब आपका T1 प्लस T2।
और T1 और T2 क्या है वो लिखोगे तो सर T1 हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि सर x बाई V1, और ये वाला हो जाएगा x बाई V2। अगर हम ध्यान से देखें तो आप x को मार सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी इसको इधर ले जाए और v को इधर ले आए, तो आप देखेंगे कि भैया 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 इज इक्वल टू 2 बाई V, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3। क्लियर एकदम, right? So no if, no but. चलिए, now look here very very carefully, again a projectile motion question which is only focusing on your formula retention skill. Two projectiles are projected at 30 degrees and 60 degrees with horizontal with the same speed. Key point is कि भैया दोनों का speed same रहा. The ratio of maximum height attained by the two projectiles is how much? So your H max equation is u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दोनों का स्पीड सेम है, ग्रेविटी तो सेम है, यानी सर जो मेरा एच मैक्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। हमसे मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछ रहा है, यानी कि h1 बाई h2 पूछ रहा है। हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा 1, पहले वाले का एंगल 30 डिग्रीज है, दूसरे वाले का एंगल 60 डिग्रीज है, लेकिन इनका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। यहाँ देखो स्क्वायर है रेशियो में। सो ओके, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 60 डिग्री इज योर √3/2। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो सर 2 से 2 मेरा मरेगा, 1/√3 का स्क्वायर इज 1/3, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। स्ट्रेट कट सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 के। यहाँ पे आपको एक लंबा चौड़ा ग्राफ दिया है और हमसे यहाँ पूछता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकेंड्स। सो नाउ आप जब इस सवाल को देखते हैं आपको ये आइडिया होगा कि भैया जो हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, कुछ भी निकालने के लिए सबसे पहले तो ये पता कर लो कि ये एरियाज कितने हैं, ये एरियाज कितने हैं। अब यहाँ पे आप चाहो तो इस वाले को ट्राइंगल, इसको रेक्टेंगल, इसको ट्रपीजियम और इसको ट्राइंगल, इसको 4 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर वाले का एक बार में एरिया लिखने का कोशिश करते हैं। लिखें, ऊपर वाले का हम लोग एक बार में एरिया लिखते हैं। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, दैट इज योर हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड, सही बात है, ब्रैकेट बेस, और ये इसका एल्टीट्यूड 10 था। यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगल है जिसका ये वाला चीज़ यहाँ से यहाँ 5 हो जाएगा और ये वाला 10 हो जाएगा। सो सिंपली 5 × 10, राइट, प्लस ये वाला जो आपका चीज़ है वो अगेन आपका एक ट्रपीजियम है। ट्रपीजियम का एरिया क्या लिखते हो, half into sum of parallel sides, so this plus this, so 10 plus 20, 10 plus 20 multiplied by separation between them, ये गैप 5 के बराबर है, प्लस एंड में आपको फिर से एक ट्रायंगल है दैट इज योर हाफ इनटू बेस आपको 5 के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय ये हाइट आपको देखिए 20 है, सो 20। सो ये आपको है ना ऊपर वाले का टोटल एरिया निकल के आया, ऊपर वाले का एरिया निकल के आया, दैट इज योर 25 प्लस 50 प्लस यहाँ पे आपका ये 30 है, ये 2 है, तो ये आपको 15 हो जाएगा, दैट इज योर 75 प्लस योर ये आपको 10 है, सो दिस बिकम्स योर अगेन 50। सो हियर व्हाट वी हैव इज 75 प्लस 25 इज 100, सो दिस इज योर 200। अब A2 भी सॉल्व कर लो कि सर नीचे वाले का एरिया कितना है, तो अगेन हाफ इनटू बेस आपको 5 के बराबर है और ये वाली चीज आपको 20 के बराबर है, सो 5 × 20 अगेन दिस बिकम्स योर 50। जब बात अच्छा पूछा है रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो भैया डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के लिए ऊपर का एरिया और नीचे के एरिया को ऐड करते हैं, सो दिस इज योर 200 प्लस 50। डिस्प्लेसमेंट के लिए ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव काउंट किया जाता है, तो इसे -50 लिखना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स योर 250 डिवाइडेड बाई 150। ऑफ कोर्स शून्य से शून्य चला गया, सो दिस इज योर 5/3, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। सो सवाल में कुछ है नहीं, हाँ, लेकिन आपको है ना आराम आराम से सारे एरियाज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझे। अच्छा सर, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, काफी सवाल आप देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन से ही आपसे पूछे गए थे। अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट 30 डिग्रीज टू द ग्राउंड इज ऑब्जर्व्ड टू बी एट सेम हाइट at t equals to 3 seconds and 5 seconds after projection.
द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज हाउ मच? ओके सर, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली. सो बेसिकली आपके पास प्रोजेक्टाइल है, ये आपका वाई एक्स प्लेन रहा होगा. यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्टाइल है इस प्रकार से, आपने उसको यू स्पीड दिया है, एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया है. भैया देखिए ये प्रोजेक्टाइल जा रहा है, गिर रहा है. हमसे कहता है कि भैया वो सेम हाइट पे है, एक बार 3 सेकंड पे, एक बार 5 सेकंड पे. पॉसिबिलिटी है ना, लेट अस से हम इस वाले हाइट की बात करते हैं, तो भैया ये तो यकीनन मुमकिन है कि पार्टिकल सेम हाइट पे 2 बार आ ही जाता है, एक बार इस A पॉइंट पे और एक बार इस B पॉइंट पे. जब ऊपर जा रहा था तब भी वो जमीन से h हाइट पे था, और जब वो नीचे गिर रहा है तब भी वो जमीन से h हाइट पे है ना, h हाइट पे है. अच्छा, ये जो h है ये आपका y में डिस्प्लेसमेंट है. तो मैंने बोला भैया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज u cos थीटा एंड वर्टिकल इज योर u sin थीटा. धरती माँ का प्रेम यानी कि एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस आप माइनस g लेंगे, क्योंकि अब हम इसे इक्वेशन में पुट करने वाले, तो माइनस ले रहे बिकॉज ग्रेविटी इज डाउनवर्ड्स. h आपको y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो y एक्सिस में, sy इज इक्वल टू uy_t प्लस योर हाफ ay_t का स्क्वायर. अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो पार्टिकल का y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेट अस से h है, uy आपका कितना है, u sin थीटा है, दिस इज योर u sin थीटा t. ay आपको -g यानी कि -10 है, तो ये आपको हाफ ay है, तो ये आपको -5 हो जाएगा, 10/2 5 t स्क्वायर. अब समय का 2 वैल्यू है भैया, इसका मतलब है कि यहां से यहां जाने में लगा होगा 3 सेकेंड, और यहां से यहां पूरा घूम के यहां आने में लगा होगा 5 सेकेंड. ठीक बात है सर, इसका मतलब यह है कि ये जो आपका टाइम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, तो यहां से टाइम की 2 वैल्यू आती, एक 3 सेकेंड और एक 5 सेकेंड. तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन शुड सेटिस्फाई 3 सेकेंड ऑल्सो और 5 सेकेंड ऑल्सो. तो हम तो बोल रहे हैं एक बार इस इक्वेशन में 3 सेकेंड पुट करो, तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, 3u साइन थीटा माइनस यहां पे आपने जब t को 3 पुट किया तो 9 5 45. ठीक है, और एक बारी इसी में t को 5 पुट करो, सो h इज इक्वल टू 5u sin थीटा माइनस 5 पुट किया, सो दिस बिकम्स योर 125. इक्वेशन नंबर 2. आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देखिए 30 डिग्रीज दे रखा है. हम तो कहते हैं दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट करो, ये भी h है ये भी h है, दोनों को आप आपस में इक्वेट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भैया ये आपको 3u sin थीटा माइनस 45 इज इक्वल टू 5u sin थीटा माइनस 125 है. इसको आप अगर देखोगे तो ये 80 इज इक्वल टू 2u sin थीटा है. एंड माय डियर फ्रेंड, ये आपको 40 इज इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 30 डिग्रीज है. सो यहां से आपको देखिए u की वैल्यू 80 मीटर्स पर सेकेंड आती हुई दिखेगी. दिस वाज एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन, सो 80 इसका जवाब था. कुछ नहीं किया हमने इक्वेशन को लिखा और उसमें दोनों वैल्यूज उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए थी, हमने उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और हमने सॉल्व कर दिया 2 इक्वेशन को. ठीक है, चलिए शानदार, आगे बढ़े. अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, और इसमें हमसे कहता है कि भैया आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको आपने फेंका है 30 डिग्रीज के एंगल पे. दिस एंगल इज 30 डिग्रीज एंड द स्पीड वाज योर 40 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, ये u हमको दे रखा है, u इज योर 40 मीटर्स पर सेकेंड. अच्छा, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इज हाउ मच. सो देखिए आपको ये जा रही है इस प्रकार से, x एक्सिस y एक्सिस. तो आपका जो ये u है, हमसे कह रहा है कि 2 सेकेंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है.
u की दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ u cos 30 डिग्री, तो भैया 40 cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 40 इंटू रूट 3 बाई 2, सो दिस बिकम्स 20 रूट 3 मीटर्स पर सेकेंड, और y कंपोनेंट हो जाएगा 40 sin 30 डिग्री यानी कि 20 मीटर्स पर सेकेंड। कोई बात नहीं ना भैया, देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी नहीं चेंज होने वाली। पता करो कि 2 सेकंड बाद पार्टिकल का y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, ये तो uy है। सो vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। इनिशियल स्पीड 20 है, ऊपर की तरफ तो प्लस 20 लिया है, ग्रेविटी -10 और टाइम 2। ओ हो, ये तो जीरो निकल के आया। जीरो का मतलब साफ साफ है कि 2 सेकंड बाद पार्टिकल पक्के तौर से हाईएस्ट पॉइंट पे ही होगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे ही ऐसा होता है कि वाई डायरेक्शन की स्पीड जीरो हो चुकी होती है और सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड बचता है, जो कि इनिशियल के ही बराबर होना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलती है बिकॉज ग्रेविटी सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, एक्स में नहीं है। तो इस सवाल का जवाब 20 रूट 3 ही होगा। खत्म, खलास। अच्छा देखिए स्टेटमेंट टाइप आपका ये सवाल है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जब मैंने यहां पे देखा, इस क्वेश्चन को अप्रोप्रिएटली मेरे को वर्क एनर्जी पावर में डालना चाहिए था, बट चलिए यहां पे इसे हम यहीं पे हैंडल करते हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 जो है वो तो इसी चैप्टर से ही संबंधित है। अ कार मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट टेक्स अ टर्न एंड मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ, द स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड। तो कार भैया जो है वो पहले इधर जा रहे थे v स्पीड से, और उसके बाद फिर वो टर्न लेते अब इधर जा रहे v स्पीड से। तो साफ बात है कि भैया डायरेक्शन तो चेंज हुआ, पहले ऐसे था वेलोसिटी, फिर ऐसे है, डायरेक्शन चेंज हुआ यानी कि वेलोसिटी चेंज हुआ है। देयर इज सम चेंज इन वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। तो वही कहा, द एक्सेलरेशन ऑफ कार इज जीरो। भैया एक्सेलरेशन ऑफ कार जीरो कैसे हो सकता है, कार का तो एक्सेलरेशन होना पड़ेगा तभी तो डायरेक्शन चेंज कर पाया होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट जनाब आपको फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, a truck and a car moving with same kinetic energy are brought to rest by applying brakes which provide equal retarding force. Both comes to rest in equal distance. इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए हमें बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम का अंदाजा होना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम का हमें यहाँ पे अंदाजा रहेगा तो हम इसे आसानी से हैंडल कर पाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको कहता है कि भैया वर्क डन बाई, अच्छा यहां पे वो ट्रक या कार क्यों रुका, ड्यू टू रिटार्डिंग फोर्स, ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन और ब्रेकिंग एंड ऑल, राइट। सो यहां पे बेसिकली वर्क डन बाई फ्रिक्शन या फिर कोई एक्सटर्नल आप लिख सकते हो। सो वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के, राइट। अब शुरुआत, अच्छा डेल्टा के का मतलब है कि भैया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनली दोनों को ही आपको रेस्ट पे लाना था, दोनों को ही आपको रेस्ट पे लाना है, बढ़िया है सर। और शुरुआत में दोनों का ही काइनेटिक एनर्जी सेम था, सो बेसिकली दोनों ही गाड़ी के लिए डेल्टा के सेम है। इसका मतलब दोनों को रोकने के लिए वर्क डन भी सेम करना पड़ेगा। बस समझ में आई। अब अगर वर्क डन सेम करना पड़ रहा है तो वर्क डन आपको होता है जो भी आपका रिटार्डिंग फोर्स है मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली नेगेटिव वर्क डन होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा होगा, तो जो आपका फ्रिक्शन होगा वो बैकवर्ड लग रहा होगा। बट हैविंग सेड दैट, वर्क डन जो होगा दोनों के लिए सेम होना चाहिए। तो अगर दोनों पे एक सेम रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी तो सेम रहा होगा। इस कारण से ये वाला स्टेटमेंट आपको ट्रू था, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। क्लियर एकदम। अच्छा देखिए, ये देखिए इसमें क्या कहता है, द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी 150। सीधा फेंका है, सीधा ऊपर फेंका है। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड इज दिस मच, द वैल्यू ऑफ एक्स इज हाउ मच। तो भैया यहां पे तो कुछ नहीं है, आपने पार्टिकल को सिर्फ ऊपर की तरफ फेंका तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगाना था। वाई डायरेक्शन की बात की जा रही है, आपने ऊपर फेंका है, इनिशियल स्पीड पार्टिकल का 150 था तो 150 लिख दिया, ग्रेविटी यानी कि -10 t। अब हमें यहाँ पे 2 बार टाइम दिया है,
एक बार हमें यहां पे कहता है कि t की वैल्यू 3 थी तो 3 पुट करो, दिस इज योर 150 माइनस 30, सो दिस बिकम्स योर 120। और एक बारी हमसे कहता है कि t की वैल्यू 5 ले लो, दिस इज योर 150 माइनस 50 इज इक्वल टू 100। इन दोनों का जो रेशियो है वो हमको कहता है, तो भैया अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इनका जो रेशियो है यानी कि v1 बाई v2 दैट इज इक्वल टू 120 बाई 100 यानी कि 6 बाई 5 यानी कि 5 प्लस 1 बाई 5। अगर आप कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 5 निकल के आती है, नथिंग। ठीक है, ग्रेट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसको ध्यान से देखिएगा, सवाल ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ डायग्राम वायग्राम प्रॉपर आपको इसमें समझना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, टू ट्रेन्स A एंड B ऑफ लेंथ L एंड 4L, A का लेंथ L है, B का लेंथ 4L है, आर ट्रैवलिंग इनटू अ टनल ऑफ लेंथ L in parallel tracks from opposite direction with velocities 108 and 72 km per hour. If train A takes 35 seconds less than train B to cross the tunnel, the length L of tunnel is how much? सबसे पहले तो टनल बनाया हमने, बना दिया यहां पे एक टनल। ये देखिएगा, ये बेसिकली एक टनल हमने बना दिया है। हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू है, बेसिकली हमने टनल बना दिया है। एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, ठीक है। अच्छा, टनल की जो लंबाई है वो कैपिटल L है और कैपिटल L खुद में 60 L है, 60 टाइम्स L है, ठीक है, 60 टाइम्स L है। अच्छा, ट्रेन ए जो है ये ले लो, ट्रेन ए, ये ले लिया ट्रेन ए, और ये ले लिया भाई साहब मैंने ट्रेन बी। ट्रेन ए का लेंथ स्मॉल एल है और ट्रेन बी का लेंथ 4L है। दिस इज योर ट्रेन ए, दिस इज योर ट्रेन बी। किसी एक ट्रेन की बात करो तो ट्रेन ए को पूरा टनल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, ध्यान से देखिएगा। ट्रेन ए को अगर पूरा टनल क्रॉस करना है तो ट्रेन ए का इनिशियल पोजीशन तो ये है और इसकी फाइनल पोजीशन ऐसी होनी चाहिए थी, दिख रहा है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ट्रेन ए ने इस इनिशियल फोटो से फाइनल फोटो तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। ये बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसमें। आप ट्रेन का है ना किसी एक पॉइंट पे फोकस करो। अगर आपने ट्रेन के इस वाले पॉइंट 1 को देखा तो फाइनली ट्रेन का ये वाला पॉइंट 1 यहां है, तो भैया 1 कितना मूव किया है, एक तो यहां से यहां टनल का लेंथ, ऊपर से ट्रेन अपना खुद का लेंथ, यानी 60L प्लस L। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि भैया ट्रेन को पूरा टनल क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, तो ट्रेन ए का जो टाइम होगा दैट इज टनल का लेंथ, ट्रेन का लेंथ अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन ए। और ट्रेन ए का स्पीड कितना है, तो भैया वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर्स पर सेकेंड में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 30 मीटर्स पर सेकेंड। और अगर हम लोग ट्रेन बी की बात करें तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से इसे हमने भाग दिया तो ये आपको 20 मीटर्स पर सेकेंड है। तो यहां पे क्या लिखोगे, ट्रेन ए का स्पीड जो कि 30 है, सो ट्रेन ए का टाइम हुआ है 61L/30। उसी प्रकार अगर हम लोग ट्रेन बी की बात करें तो ट्रेन बी को भी पूरा टनल क्रॉस करने के लिए डिस्प्लेसमेंट होगा टनल का लेंथ प्लस खुद का लेंथ, विच इज 64 टाइम्स L डिवाइडेड बाई ट्रेन बी का स्पीड। अब हमसे बोल रहा है कि ट्रेन ए टेक्स 35 सेकेंड लेस देन ट्रेन बी, यानी कि हमको इक्वेशन दिया है कि TB माइनस TA इज इक्वल टू 35 सेकेंड। मानते हो ना, ए ने 35 सेकेंड कम लिया तो TB माइनस TA करोगे। सर TB है आपको 64L/20 माइनस दिस इज योर 61L/30 इक्वल्स टू योर 35। ठीक बात है। अब यहां पे अपने को थोड़ा सा LCM लेना पड़ेगा, इसको 60 पकड़ लो तो ऊपर एक बार आपका 3 जाएगा, सो 3 चक्के 12, 3 4 12, एक हाथ में 3 6 18, 192 माइनस यहाँ पे आपको 2 आ जाएगा यानी कि 2 और ये 122, L इज इक्वल टू 35। सो इफ आई लुक हियर वेरी केयरफुली, ऊपर में आपको 70 है, दिस इज योर 70L,
divided by 60 is equal to 35. So 35 can cancel out like this. So L की वैल्यू यहाँ पे 30 आ जाती है. लेकिन हमें स्मॉल l तो नहीं निकालना था, हमें टनल का लेंथ निकालना है कैपिटल L, विच इज 60 इंटू L यानी कि 1800 मीटर. सो इस सवाल का जो जवाब है वो आपको ऑप्शन नंबर 3 है. क्लियर एकदम. सो प्रॉपर डायग्राम बना के प्रॉपर एनालाइज करेंगे तो सवाल ये भी निकलेगा. ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 अगेन यहां पे आपको ट्रेन और पैसेंजर की कहानी है और इसको भी सही से समझना पड़ेगा. कहता है कि अ पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन ए मूविंग एट 90 किलोमीटर प्रति घंटा ऑब्जर्व्स अनदर ट्रेन. ऑब्जर्व्स रिलेटिव मोशन लगाना पड़ सकता है. ऑब्जर्व्स अनदर ट्रेन बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकेंड. समझे क्या हुआ. ये आप ट्रेन ए ले लो, है ना, ये आपका ट्रेन ए है और पैसेंजर कहीं तो बैठा है. देखिए पैसेंजर को कहीं भी बैठा दीजिए, आगे बीच में, उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग क्या करते हैं, ये आपका ट्रेन था, ये ट्रेन भाई साहब ऐसे जा रही थी और पैसेंजर को यहीं बैठा दो. अब तुम तो ऐसा समझो, देखिए सवाल में आपको कह रहा है कि एक और ट्रेन बी है, एक और ट्रेन बी है, एक और ट्रेन बी है. ये ट्रेन बी ऐसे जा रही है, ये ट्रेन बी जा रही है, 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 निकल गई. हमसे कहता है कि 8 सेकंड तक ऑब्जर्वर को वो ट्रेन दिखाई देती है. 8 सेकंड तक उस ऑब्जर्वर को ट्रेन दिखाई देती है. सबसे पहले तो एक काम करो, ट्रेन ए का जो वेलोसिटी है उसको कन्वर्ट करो. वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए इज 90 इंटू 5/18 यानी कि 25 मीटर्स पर सेकेंड. ट्रेन बी का जो वेलोसिटी है उसको भी कन्वर्ट करोगे तो ये आपको निकल के आएगा 5/18 15 मीटर्स पर सेकेंड. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम तो कह रहे हैं ऑब्जर्वर के ना फ्रेम में सॉल्व करना है. ऑब्जर्वर तो ट्रेन ए में बैठा है. सो अगर हम ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो ट्रेन ए ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे है और उसे ट्रेन बी की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, उसे ट्रेन बी की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी. ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में था. सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए जब आप निकालोगे रिलेटिव वेलोसिटी तो दोनों वेलोसिटीज को ऐड करना पड़ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में थी. सो 25 + 15 दैट इज योर 40 मीटर्स पर सेकेंड. तो भैया ट्रेन ऑब्जर्वर को ट्रेन बी की वेलोसिटी 40 दिख रही है और अब ये ट्रेन आप रेस्ट पे ले आओ. ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा. ऑब्जर्वर ए को, जो ऑब्जर्वर ट्रेन ए में है उसे ट्रेन यहां पे दिखना शुरू होती है. जैसे ही ये ट्रेन उसके अखियों के सामने आती है उसे ट्रेन दिखना शुरू होता है. तो ट्रेन उसे अब दिखना शुरू हुई और ट्रेन उसे कब दिखना बंद हो जाएगी, जब ट्रेन का पीछे वाला डब्बा उसके आंखों के सामने जस्ट पहुंचा होगा. इसका मतलब ऑब्जर्वर के लिए ट्रेन तब तक दिखी जब तक ट्रेन ने ये डिस्प्लेसमेंट तय किया. एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली लेंथ ऑफ ट्रेन बी. डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ ऑफ ट्रेन बी. हमको यही दे रखा है कि उस ऑब्जर्वर को 8 सेकंड तक ट्रेन दिखाई देता है, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यहां पे हमसे लेंथ पूछा है तो यहां पे v आपका 40 है और टाइम 8 है, यानी कि ट्रेन b का जो लेंथ है जनाब वो आपको 320 मीटर ऑप्शन 4 है. इस बात को बड़े ही आराम से सहजता के साथ इसको एब्जॉर्ब कीजिए कि ऑब्जर्वर भैया ट्रेन ए में बैठे थे, वो ट्रेन ए में बैठे हैं तो उनके लिए तो ट्रेन रेस्ट पे है, तो उसको बी की गति क्या दिखाई देगी, वो रिलेटिव वेलोसिटी है. और उसके बाद अच्छा, अब यहां पे बच्चे ना कुछ तो बदमाशी करेंगे. सर ऑब्जर्वर अपना मुंह बाहर निकाल के लेफ्ट साइड भी तो देख सकता था कि देखो वो रही ट्रेन. अब ये सब अगर करने चलेंगे तब तो फिर सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे ना, कि अब तो फिर वो आपकी आई साइट पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना दूर का दिख रहा है. वो बात नहीं ना सवाल में आपको ये मानना पड़ेगा कि ट्रेन उसके आंखों के अगर जस्ट सामने है तो उतना ही सॉल्व करना है फिर, है ना. अगर ये आपके मन में संदेह था तो आप जरूर से कमेंट कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़े. अगला प्रश्न देखिए, 19 और 20 को करने में थोड़ा बहुत आपको भी शर्म आएगा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं. कुछ सवाल तो ऐसा दिया है जो कि थोड़ा सा आपत्तिजनक है.
आपको डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2.5 टी स्क्वायर दिया है, हमसे स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछता है 5 सेकंड पे, तो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है ds/dt। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपको 5t निकल के आएगा, और आपको समय 5 पे पूछा है, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज 25 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और सिमिलर फैशन में आपको ये अगला सवाल भी है 20वां सवाल। इसमें भी आपको यही दिया हुआ था कि आपको पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, हमसे वेलोसिटी पूछता है 2 सेकंड पे। तो अगेन आपको यहां पे अगर वेलोसिटी निकालना है तो आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 10t - 4 आएगा ना, 5 का डिफरेंशिएशन 0, और यहां पे अब t की जगह 2 पुट करना, सो 20 - 4 यानी कि 16 मीटर्स पर सेकेंड। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। चलिए, एनीवेज वी हैव डन किनेमैटिक्स ऑफ एप्रैल अटेम्प्ट। आई वुड इंसिस्ट कि आप इसके अलावा भी और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, 2020 के करें, 21 को करें, 22 को करें, एंड सारे सवाल को करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले। एंड जब आपका नवंबर का टाइम आता है तब आप ऐसे सेलेक्टेड PYQs या फिर टॉप PYQs की तरफ भागे। ठीक है, चलिए, टेक केयर, मिलते रहेंगे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।